हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाय प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अग्रहरी और आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गाइज आइए हम पढ़ते हैं क्या होता है गॉस थ्योरम, क्या होते हैं इसके एप्लीकेशंस और किस प्रकार से इसको हम प्रूव करते हैं। चीज़ें हर किसी को समझ में आएंगी, बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है इसका, गॉस थ्योरम का, यानी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी क्लोज सरफेस का कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड कुल चार्ज यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो गया स्टेटमेंट। दैट इज यानी कि अर्थात ये कह सकते हैं कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉस अंकल के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। ठीक है, तो ये आपका होता है गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। तो फाई यहाँ पे क्या है, फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्यों क्या है, क्यों यहाँ पर नेट चार्ज है इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर। तो देखिए गॉस थ्योरम को समझने के लिए दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको आना चाहिए। दूसरी आपकी ये है कि क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्लोज सरफेस की ही। क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस देखिए इस प्रकार का होता है कि जैसे आपका स्फीयर हो गया, क्या हो गया, गोला। गोला जो आपका होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, हर तरफ से क्या होता है, पूरी तरह से बंद रहता है। तो उसको आप क्लोज सरफेस कह सकते हो। या आपका घनाभ हो गया, ठीक है, वो भी क्या हो गया, आपका क्लोज सरफेस हो गया। या आपके पास सिलेंडर जो होता है वो भी आपका क्लोज सरफेस हो गया। ठीक है, या कोन के आकार की कोई वस्तु हो गई तो वो भी क्या होगी, आपकी क्लोज सरफेस होगी। तो ये सभी क्या होते हैं, क्लोज सरफेस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्लोज सरफेस की बात करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि गॉस अंकल ने यही बताया था कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है, कोई क्या हो, आवेश हो, तो इस क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इसी आवेश का क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी Q/ε0। ठीक है, यही तो बताया था भैया। ये तो बात हो गई कि क्लोज सरफेस की। आइए इसमें अब हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपके पास एक कोई सरफेस हो, एक कोई क्या है, सरफेस हो, कोई स्मॉल सरफेस हो, भाई किसी वस्तु का एक छोटा सा हम सरफेस ले लिए। ठीक है, अगर इसकी एरिया डीए हो, भाई स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस है तो इसकी स्मॉल एरिया भी होगी, यानी डीए होगा। तो इस सरफेस की जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर, दैट इज डीए होगा। और अगर हम ये सपोज करें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से हो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अगर इस एंगल को हम सपोज करें क्या, थीटा। ठीक है, तो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज d∅। भाई स्मॉल एरिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मानते हैं, यानी कि d∅ मानते हैं। देखो फाई यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर d∅ हम ले लेते हैं। d∅ मतलब स्मॉल एरिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। सो यहाँ पे d∅ इक्वल टू क्या होता है, EDA cos थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है।
ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। बाई डॉट प्रोडक्ट में इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर अब हम बात करें कि हमारे पास यदि कोई बड़ी सरफेस एरिया हो तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिला करके बनेगा वो। तो इस प्रकार से जो आपका फाई होगा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल डी फाई, इंटीग्रल ऑफ डी फाई के बराबर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर होगा, ठीक है। या अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर हो जाता है ई डॉट ए के, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक स्फेयर हो, क्या हो, स्फेयर, ये आपका हो गया एक स्फेयर, ठीक है। इस स्फेयर में अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर इसके सेंटर पर अगर कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा गया है इसके सेंटर पर। अब अगर इस स्फेयर पर एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं हम, ये कोई स्मॉल सरफेस हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्मॉल सरफेस की जो एरिया है अगर वो डी ए हो तो इस स्मॉल सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज ये होगा डी ए, इसका एरिया वेक्टर। हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी स्फेयर के किसी स्मॉल सरफेस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वह उसके सेंटर से होके जाता है। मतलब ये बात करेंगे कि ये जो है आपका क्या होगा, ये सेंटर से होके जाएगा। तो अगर अब हम ये देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ सेंटर पर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर से अबे होगी, दूर होगी ना, और दूर होगी तो किस डायरेक्शन में भैया, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। जो थीटा होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक। अब अगर हम इस स्मॉल सरफेस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो डी फाई होगा बाय स्मॉल सरफेस एरिया, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यानी डी फाई। तो डी फाई बराबर किसके होगा, आपको भी पता है कि ये बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के, और थीटा बराबर क्या हो गया है, 0 हो गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर किसके हो जाएगा, ई डी ए के, ठीक है। यानी कि डी फाई बराबर क्या आ गया, ई डी ए, डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है। इस स्मॉल सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी ए के बराबर आ गया, ठीक। अब अगर हम इतनी ही सरफेस एरिया इस सरफेस के किसी दूसरे पॉइंट पर मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस एरिया हो, एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लेते हैं फिर से यहाँ पे। तो अगर इसका हम एरिया वेक्टर खींचेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, दैट इज ये होगा इसका क्या, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या होगा भैया, इसके सेंटर से होके जाएगा, और फिर से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी के अलांग ही होगा, यानी कि ये फिर से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इसी की तरफ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, 0 डिग्री ही होगी, ठीक है। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा, और ये डी फाई बराबर किसके होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर फिर से यहाँ पे 0 है, यानी कि ये फिर से आपका जो है ई डी ए के बराबर आ जाएगा। मीन्स डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है। अब ऐसे अगर आप यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया ले लो, जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज करो
तो यहाँ पर भी जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो इस प्रकार से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्रकार से होगी, क्योंकि हमें पता है ये क्या हमारा स्फेयर है, क्या मान रखे हैं स्फेयर, और स्फेयर का जो रेडियस होता है वो सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर यहाँ आर है रेडियस, ये भी आर होगा और ये भी क्या होगा, आर ही होगा। अगर ये दूरी बात करोगे, ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पर क्या लिए हैं, स्फेयर लिए हैं। स्फेयर के किसी भी सरफेस एरिया की बात करोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पूरे स्फेयर के सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करना चाहोगे तो किसके बराबर होगा, इन्हीं छोटी छोटी सरफेस एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्हीं को मिला करके बनेगा। पूरे स्फेयर की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो इन छोटे छोटे जो स्मॉल सरफेस एरिया हैं इन्हीं के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मिला करके बनेगा। मीन्स ये कह सकते हैं इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के बराबर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें कि ये हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो यही किसके बराबर है, ई डॉट डी ए के बराबर है। सो आप इसको लिख सकते हो कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो किसके बराबर होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो किसके बराबर होगा, ई बराबर हो जाएगा, आर यहाँ पर है, रेडियस क्या है, आर है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। और एरिया की बात करेंगे तो ये डी ए मिला करके टोटल एरिया यानी कि ए बनेगा, यानी कि जो आपका क्लोज इंटीग्रल डी ए होगा वो इस स्फेयर का निकालोगे तो स्फेयर का ये संपूर्ण सरफेस एरिया, तो ये क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, स्फेयर का क्या टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे ई को, ई बराबर क्या, देखो चूंकि ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सो यहाँ पर ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इस प्रकार से लिख सकते हो। ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इनटू क्लोज इंटीग्रल डी ए मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट और 4 पाई से 4 पाई गया, तो यहाँ से फाइनली आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। भैया यही तो आपका गॉस थ्योरम है। तो भैया हमने जो चाहा वो हमको मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका गॉस थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, ओके।